सभी सुधीजनों को नमन। पिछले दिनों मैंने आचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर दो वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। पहले वक्तव्य में मैंने उनकी जीवन यात्रा की चर्चा की विशेष रूप से, और दूसरे में मैंने उनके समकालीनों पर विचार किया है जिनसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपर्क रहा। उनके वरिष्ठ समकालीन जो उनके अभिभावक रहे, उनके प्रेरणा पुरुष रहे, उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, आचार्य क्षिति मोहन सेन, दीनबंधु एंड्रूज आदि लोग हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व की बनावट पर इन सब का प्रभाव पड़ा, इनसे उन्हें संस्कार मिले। उनके समवयस्क लोग भी थे जिनमें बलराज साहनी की मैंने चर्चा की थी, और कुछ उनके प्रिय शिष्य भी शांति निकेतन में उनके संपर्क में रहे, उनको सदैव स्मरण करते रहे, उनसे संपर्क बना रहा। इनमें कपिलावाद सैन, इंदिरा गांधी, राम सिंह तोमर इत्यादि लोग हैं। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय आने पर विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह जैसे मेधावी आलोचक, रचनाकार उनकी शिष्य मंडली में रहे, उनके पट्ट शिष्य रहे, यह कहना चाहिए। शांति निकेतन 1921 में पहुंचे थे, 10 वर्ष रहे, 20 वर्ष रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वहां पर। और शांति निकेतन में उनके आचार्यत्व की, उनके पांडित्य की बड़ी सराहना होती थी। और जिस ललित शैली में वैदग्ध्य के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बात करते थे, चर्चा करते थे, कक्षाओं में सरस रूप में व्याख्यान देते थे, उससे लोगों को यह भी आशा बनती थी, उनके प्रशंसकों को, कि वे ललित वाङ्मय में कुछ लिखेंगे। और इस आशा को सबसे पहले मुखरित करने वाले उनके परिचितों में, उनके प्रशंसकों में बलराज साहनी थे। उनकी लेखन शैली का लालित्य लक्षित करके साहित्य जगत उनसे अपेक्षा करता था कि वे रचनात्मक कृतियों की चर्चा, रचनात्मक कृतियों की सृष्टि भी करेंगे। बनारस से प्रकाशित हंस मासिक के मार्च 1939 के अंक में बलराज साहनी का द्विवेदी जी पर लेख छपा, जिसके अंत में कहा गया, बहुत लोग, इन पंक्तियों का लेखक भी उन्हीं में से एक है, अभिलाषा रखते हैं कि श्रीहर्ष की तरह द्विवेदी जी को कोई हकीम उड़द की दाल और बासी भात खिला दे, ताकि अनुसंधान व अनुसंधान को त्याग कर लगते हाथ एक नावेल वे लिख डालें, अपनी मोहक भाषा को अपना काम करने दें। जहां अभी साहित्य के मान ही नहीं बन पाए, वहां आलोचक का क्या काम। और जिसके पास लेखक होने की सामग्री विद्यमान है, वह आलोचक बने क्यों। नावेल न सही, कोई कटाक्षपूर्ण निबंध संग्रह ही सही, लेकिन यदि उसका प्रवाह एक बार उसकी अपनी गहन अनुभूतियों में से छलक कर बहे, तो श्रीयुत बच्चन के लिए एक बेहतर मधुशाला तैयार हो। ऐसा बलराज साहनी ने लिखा है। बलराज साहनी लेखक भी हैं, अभिनेता तो अच्छे वे रहे ही हैं। द्विवेदी जी ने कुछ निबंध आरंभ किए थे लिखना, उनके कारण निबंधकार के रूप में भी उनकी चर्चा थी, इसलिए निबंधों का संग्रह आ जाए ऐसी आशा अपेक्षा करते हैं बलराज साहनी। और जो उनकी गप्प मारने की प्रवृत्ति थी, गप्प को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करने की उनकी शैली और सिद्धि थी, उसके कारण एक नावेल वे लिख डालें ऐसी अपेक्षा भी बलराज साहनी उनसे करते हैं। यह अपेक्षा बहुत न्यायोचित है, क्योंकि शांति निकेतन में जो समय 20 वर्ष का द्विवेदी जी ने बताया, वह उनके रचनाकार के लिए सबसे उर्वर काल है। अपने बहुत सारे ललित निबंध शांति निकेतन में रहकर उन्होंने लिखे, और अशोक के फूल
पूरा निबंध संग्रह फिर उनका प्रकाशित हुआ। अनेक गंभीर विचार प्रधान निबंध भी उन्होंने लिखे, जिनका संग्रह विचार और वितर्क के नाम से प्रकाशित हुआ। इसलिए बलराज साहनी ने 1939 में यह आशा जो की है कि वे अपने रचनाकार को और प्रबुद्ध करें, यह आशा शांति निकेतन में रहकर फलीभूत होती है और एक उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी का निर्माण शांति निकेतन में रहकर होता है। 4 उपन्यासों की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अंतिम उनकी औपन्यासिक कृति है अनाम दास का पोथा। हिंदी के उपन्यास साहित्य में, भारतीय उपन्यास साहित्य में भी अनन्य स्थान इन चारों उपन्यास रचनाओं का है। एक तो जो मोहक भाषा है, वो जो चित्रात्मक वर्णन की कला है, जो बाणभट्ट से उन्होंने ली, और एक आलोचना प्रवण दृष्टि है, आद्यंत पिरोई हुई परंपरा के प्रति आलोचना दृष्टि, अपने समकाल के प्रति आलोचना दृष्टि, वह इन उपन्यासों में है। और आख्यान परंपरा को नए रूप में उन्मीलित करने की यह जो विदग्धता या सिद्धि है, वह इनमें प्रतिफलित हुई है। द्विवेदी जी हंसी हंसी में यह कहते थे कि ये तो गप मैंने लिखी है, पर आशय उनका यही था कि जो हमारी आख्यान की परंपरा है, उसके भीतर वे कुछ सिरज रहे हैं, रच रहे हैं। अतीत तक पहुंचते हैं, अतीत को संजोते हैं और रचते हैं, इतिहास बोध के साथ रचते हैं, फिर समकाल के बोध के साथ रचते हैं, और समकाल उसमें भिदता है। चारों ही उपन्यासों में ये बातें समान हैं। और चारों ही उपन्यासों में जो विशेष बात है कि नारी का एक उदात्त और भव्य रूप उनकी कथाकृतियों में आता है, जिसके कारण बड़ा आकर्षण उनमें उत्पन्न होता है। भुवन मोहिनी के रूप में रच देते हैं अपने स्त्री पात्रों को, और जो उनकी शाक्त परंपरा के ज्ञान के कारण जो संस्कार उनके बने थे, तदनुसार वे एक दिव्य रूप में रचते हैं अपने नारी पात्रों को। प्रवचन करता वे रहे, भागवत पर प्रवचन करते रहे थे, और जो मैंने पहले वक्तव्य में उनकी जीवन यात्रा का संक्षेप में विमर्श किया था, उसमें यह बात भी जोड़ी जानी चाहिए कि फीस के पैसे न होने पर भागवत कथा करने वे निकल गए। उनके किसी मित्र ने, जो आर्य समाजी मित्र थे, भागवत कथा का आयोजन किया वहां पर। उससे उनको कुछ रुपए मिले और कुछ वस्त्र आभूषण आदि अन्न आदि मिला। उससे कुछ दिनों का उनका काम चला और फीस भी इंटरमीडिएट परीक्षा की वे दे सके। 2 बार भागवत कथा का उन्होंने 2 बार उन्होंने भागवत बाँची, पढ़ाई के लिए फीस के पैसे जुटाने के लिए। तो प्रवचनकार के रूप में जो उनके भीतर एक भागवत प्रवचनकार बैठा हुआ था, वह भी इन उपन्यासों में आता है। इन सब को मिलाकर के एक बड़ा सम्मोहनकारी घोल अपने उपन्यासों में तैयार करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो वर्णनों का रंग बिरंगा संसार है, चित्रोपम वर्णन करते हुए उसको वे संजोते हैं, आलोचना प्रवण दृष्टि उसमें बनाए रखते हैं, आख्यान परंपरा की नई सृष्टि करते हैं, गप की विधा में इतिहास को संजोते हैं, परंपराओं को खंगालते हैं, उसमें समकाल को पिरोते हैं, और स्त्री का उदात्त और भव्य रूप उसमें निर्मित करते हैं। इस रूप में बाणभट्ट की आत्मकथा पहली उनकी रचना आई, और कुल मिलाकर के इसके लेखन में प्रवृत्ति इसलिए हुई थी कि एक हावेल विदेशी विद्वान हैं और राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने इन दोनों ने बाणभट्ट के बारे में जो बातें कह दी थी, वे चुभ गई थी द्विवेदी जी को। और बाणभट्ट को दरबार का कवि इन लोगों ने कह दिया था। जो कवि राजा के मुंह पर खरी खरी सुना करके गांव लौट आया हो, उसको दरबार का कवि कह देना।
वो हर्ष के सभा कवि रहे। ऐसा अनेक पश्चिमी विद्वानों ने माना। कालिदास को भी दरबारी कवि कह दिया। ये लोग बड़े मनस्वी स्वाभिमानी लोग थे। ये दरबार छोड़ करके खाक छानते रहे, चाहे भवभूति हो, चाहे बाण हो, चाहे कालिदास हो। पश्चिमी विद्वानों ने कह दिया ये सब दरबारी कवि हैं। तो बाणभट्ट के बारे में ऐसी बात तो चुभ गई द्विवेदी जी को, और उन्होंने यह सोचा कि मैं बाणभट्ट ने जो अपनी आत्मकथा अन्य पुरुष में, तृतीय पुरुष में, हर्षचरित के 2 उच्छ्वासों में लिखी है, उसके आधार पर बाणभट्ट की एक जीवनी लिख देता हूँ और यह लोगों को बता देता हूँ कि बाणभट्ट ने स्वयं अपने बारे में यह बताया है कि किस तरह से उन्होंने तमक कर राजा हर्ष के मुंह पर जवाब दिया कि क्या आपने मेरी भुजंगता देखी, कैसे आपने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। और इसके बाद अपने गांव फिर वे आ ही गए थे, दरबार में अधिक नहीं रहे, यद्यपि हर्ष ने उनका सम्मान भी किया। तो सम्मान तो राजा सभी कवियों का करते रहे हैं, पर राज दरबारी कवि वे नहीं इससे हो जाते। किसी राजा का सम्मान स्वीकार कर लेने से दरबारी कवि कोई नहीं हो जाता है। तो यह कुल योजना यही थी कि एक जीवनी वे बाणभट्ट की लिख देंगे। पर जिस ललित शैली में उन्होंने जीवनी लिखना आरंभ की, उससे तो लोगों की अपेक्षा बन गई कि यह तो एक बहुत सुंदर उपन्यास बनता जा रहा है। और फिर एक उपन्यास चल पड़ा, उसमें पात्र जुड़ते गए, अनोखे पात्र द्विवेदी जी की कल्पना शक्ति से उसमें जुड़ते गए। भट्टिनी जो देवपुत्र तुअर मिलिंद की राजकन्या है, वे अवतरित हो जाती हैं। अद्भुत मोहक रूप में वे अवतरित होती हैं। कैसे उनका अपहरण होता है, कैसे भट्टिनी की खोज होती है, कैसे उनको निकाला जाता है एक सामंत की कारागार से। इसमें पूरे देश का भवितव्य, पूरे देश की संस्कृति, उसका उद्धार, उसकी कथा पिरो देते हैं द्विवेदी जी। और हर्षचरित से कुछ बीज लेकर वे एक महावृक्ष उगा देते हैं अपनी कल्पना से। और उस महावृक्ष में जिन पुष्पों और फलों को उन्होंने अलंकृत करके सजाया, उनमें शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी, कालिदास के साहित्य से बहुत सारी कल्पनाएं और अभिप्राय और प्रसंग, और बाणभट्ट से तो न केवल हर्षचरित से बल्कि बहुत कुछ कादम्बरी से उन्होंने लिया। और यह जो स्वयं उनके साहित्य समीक्षा की एक अवधारणा थी अन्यथा करण की, कि कवि कुछ का कुछ कर देता है, संसार से, लोक से अभिप्राय लेकर के उनको कुछ का कुछ बनाता है और पहले के साहित्य से लेकर के उनको अन्यथा कुछ करता चला जाता है। कालिदास से ही यह शब्द उन्होंने लिया, यद्यत् साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत्तद अन्यथा। जो कुछ ठीक नहीं था उसको मैं अन्यथा करके चित्र बनाता हूँ, ऐसा दुष्यंत वहां कहता है। तो इससे द्विवेदी जी ने कालिदास की लालित्य योजना में एक नया काव्य शास्त्र प्रस्तावित किया। उसमें अन्यथा करण एक अवधारणा उन्होंने काव्य रचना प्रक्रिया की एक प्रस्तुत की। और पूरी उनकी सारी ही रचनाएं, चाहे ललित निबंध हों, विशेष रूप से उनके चारों उपन्यास इस अन्यथाकरण के बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। तो उन्होंने संस्कृत साहित्य से अनेक प्रसंगों को, पूर्व साहित्य से अनेक प्रसंगों को लेकर के कुछ का कुछ बनाते हुए ढाल दिया अपने उपन्यास के संसार में, और अपने समकाल को भी उन्होंने उसी तरह से कुछ का कुछ बना करके प्रस्तुत कर दिया। यह दर्शन, परंपरा, इतिहास, ये सब भी इसी तरह से आए। कच्ची सामग्री का घोल कई पदार्थ मिला करके वे तैयार करते हैं, उसको बहुत स्वादिष्ट पेय बना करके परोस देते हैं। इतिहास से कुछ पात्र वे लेते हैं। यशोवर्मा, महाराज यशोवर्मा प्रसिद्ध राजा हैं जिन्होंने पूर्ण राजा को परास्त किया। शीलभद्र आते हैं इसमें, सुगतभद्र आते हैं बौद्ध भिक्षु, कुंवर मिलिंद आते हैं जो जूझ रहे हैं सीमांत पर, जो हूण चले आ रहे हैं बढ़ते हुए, और उन्हीं की राजकन्या, उन्हीं की राजकुमारी का अपहरण कन्नौज का सामंत कर लेता है। ये इतिहास के पात्र हैं। हर्षवर्धन और उनके छोटे भाई कृष्णवर्धन, ये सब इतिहास की पृष्ठभूमि से उठाए गए पात्र हैं। कुछ पात्र लोक गाथाओं के भीतर से उन्होंने लिए। लोरिक देव यहाँ आ जाते हैं। बाणभट्ट के पिता के घर का वर्णन है जहाँ शुक और सारिकाएं
वेद मंत्रों को गाती हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। बाणभट्ट कहते हैं कि मेरे पिता के विद्यार्थी डरते थे कि कहीं तोता हमारी गलती पकड़ करके जो हम मंत्र पाठ में अशुद्ध कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसको सुधारने न लग जाए। तो यह यजूंषि सामान्य च यश संकिता जगुर्ग्रहेभ्यस्त समस्त वाङ्मया। कादम्बरी में बाण कहते हैं कि हमारे पिता के यहाँ तोते और मैना ब्रह्मचारी लोग कहीं कहीं यदि अशुद्धि करते थे वेद पाठ में तो उसको पकड़ लेते थे, शंका दूर कर देते थे। ये सारे जो वर्णन है ये सब पिरो दिए यज्ञ धूम से धूमायित रहने वाले घर जहाँ सरस्वती स्वयं आकर पानी पल्लवों से बाण के पिता के होमकालीन श्रम सीकरों को पहुंच दिया करती थी। यह भी उन्होंने समेट लिया है। ये अन्य छायाएं बहुत सारी लेकर के और बाणभट्ट के संसार से वे लेकर के आते हैं। बाणभट्ट के काव्य संसार में वे प्रवेश करते हैं और वहां से बहुत कुछ समेट करके ला करके फिर उनसे निर्मित करते हैं अपने यह चांडाल कन्या का जो बहुत सुंदर वर्णन बाणभट्ट ने किया कादंबरी में, उससे लेकर के वाक्य उन्होंने रचे हैं। वह एक जीवित नीलमणि की सुकुमार पुतलिका ही जान पड़ती थी। उसका सारा शरीर आगुल्फ लंबे नील कंचुक से ढका हुआ था और मस्तक पर लाल उत्तरीय बंधा हुआ था, पर इससे उसकी शोभा में लेश मात्र भी कमी नहीं आई थी। अधिकम तो वह संध्या के समय की लाल सूर्य किरणों के द्वारा आच्छादित नील कमल की वनस्थली की भांति अधिक रमणीय हो गई थी। ये पूरी वाक्य रचना कादंबरी में जो चांडाल कन्या का वर्णन है उससे ली गई है। नील कमल से आच्छादित वनस्थली का बिंब भी वहीं से लिया गया है, जो संध्या के समय की लाल सूर्य किरणें जिस पर बिछल रही हैं। और यह नील कंचुक से ढकी हुई काया जिस पर लाल उत्तरीय ऊपर है। तो यह लिया है पर इसको इन्होंने आरोपित कर दिया है। जो प्रतिहारी है भवन में जब प्रवेश करते हैं बाण, वहां जो प्रतिहारी है उसके वर्णन पर आरोपित कर दिया है। जरद द्रविड़ धार्मिक का वर्णन उन्होंने ले लिया है। दक्षिण के पुजारी की का जो वर्णन उन्होंने किया है और अच्छोत सरोवर का वर्णन भी इसी प्रकार से उन्होंने ले लिया है, पर सबको कुछ का कुछ बना करके वे प्रस्तुत करते हैं क्योंकि संदर्भ भिन्न हो जाते हैं, संदर्भ बहुत भिन्न हो जाते हैं। तो जो रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, पुनर्विन्यस्त नए संदर्भों में करने का उद्यम वे करते हैं, उससे उनके सारे उपन्यासों में बहुत कुछ नया हो जाता है और उनकी मौलिक प्रतिभा की भी पहचान उससे हो जाती है। जो प्रभाव ग्रहण करते हैं, वो ओढ़ा हुआ नहीं रह जाता है। ये जो पूरे अन्यथाकरण का सौंदर्य है, उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचायक फिर बन जाता है। तुलसीदास में भी जैसा मैंने कहा कि वे नाना पुराण निगमागमों से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन कहीं अन्यथा भी करते हैं और अन्यत्र से भी लेते हैं। स्वांत सुखाय उसको पुनर्विन्यस्त करते हैं। उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी यह करते हैं। उसी प्रकार से परंपराओं का भी पुनर्विन्यास वे करते हैं। बाणभट्ट भट्टिनी को देखते हैं, जिनकी सीमंत रेखा पर सिंदूर की अरुणिमा देखना चाहते हैं, जो कि प्रबल कबरी भार की तिमिर कांति के द्वारा माथे की टिकली के बाल सूर्य के द्वारा बंदी बना दी गई हो, ऐसी कामना भर करते हैं। यह पूरा वहंती सिंदूरम प्रबल कबरी भारतिमिरत्तिशाम वृंदैर्वंदी कृतमिव नवीनार्क किरणम। सौंदर्य लहरी में जो देवी का नक्शिक वर्णन शंकराचार्य ने किया है उससे ले लिया है। सौंदर्य का अनोखा संसार रचते हैं, पर यह कामना है बाणभट्ट की कि कब मैं देख पाऊंगा भट्टिनी के मस्तक पर ऐसी सिंदूर रेखा को। उसमें चस्पा कर दी गई है और उसमें एक मनक कामना का सौंदर्य जो है वह जुड़ जाता है। सुहागिनी नारी का जो बिंब है उससे उठा लिया गया है। न्यूनिका कहती है बाणभट्ट से, वह दूर कमलिनी के पत्रों में सोई हुई निश्चल निस्पंद बलाका को देख रहे हो। ऐसा लगता है मानो मरकत पात्र में रखी हुई शंख शुक्ति हो। उसी तरह मेरा मन निश्चल हो गया है, निर्विकार हो गया है।
उगणिच्चर निप्पंदा बिसिनी पत्तम मेरे यही बला का निम्मल मर्क भायण परिठ्या संक सुक्तिव प्राकृत गाथा है। पश्य निश्चल निष्पंदा विसिनी पत्रे वसति बला का। कमल के पत्र पर बला का बुगली कैसी झुकी हुई है, उसका एक बिंब है प्राकृत गाथा में। उसको कहां से कहां पहुंचाया है। निमुनिका जो बहुत ही भावना प्रवण नारी चरित्र है, वो प्रेम करती है, प्रेम में सब कुछ निछावर कर देती है, सर्वस्व त्याग देती है, अंत में विसर्जित कर देती है अपने आप को। अपने भीतर के गहरे संघर्ष से गुजरती हुई वह यह कहती है कि निर्मल मरकत पात्र पर रखी हुई शंख शुक्ति की तरह है जो दिखाई दे रही है। कमल के पत्ते पर झुकी हुई बगुली निश्चल निष्पंद, उस तरह से मेरा मन निश्चल निष्पंद है। ये सारी उक्तियां सूक्तियां चरित्र जीवन से, पौराणिक वाङ्मय से द्विवेदी जी लेते हैं और बाणभट्ट की आत्मकथा में इनको संजोते हैं। वे परपुर प्रवेश अन्य छायाएं रचते हैं, जैसे प्राचीन परंपराओं में घुस कर के और फिर से लौटता है अपने समकाल में कोई, उसको परपुर प्रवेश संवाद आचार्यों ने कहा है। वे पदावली और पदार्थ तो लेकर के आते हैं, संदर्भ बदल देते हैं, बीज लेकर के आते हैं, उनको अपनी धरती पर रोकते हैं। और यह सब वे करते हुए एक कथावाचक की तरह ओट में रहते हैं, फिर अपने आप को उद्घाटित करते हुए करते चले जाते हैं ओट में रहते हुए। चारों ही उपन्यासों में यह एक विशिष्ट औपन्यासिक रचना करते हुए पद्धति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनाई। अतीत की चारों ही उपन्यासों में साहसिक व्याख्या उन्होंने की। अपने आप को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ करके महाभाव में वे ढरकाते हैं अपने ही स्वयं के शब्दों में। अतीत इतिहास और पुरावृत्त का जितना उनका ज्ञान है, उसको मथ कर अपने समय के लिए नवनीत निकालने का प्रयास करते हैं। लोक में प्राचीन तत्व चिंतन को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। 5000 साल की परंपराओं में हमारे भटकाव के मुकामों की तलाश करते हैं और उन पर चलते हुए स्वयं हाँफते हुए रुकते हैं। यह उनकी शैली है। वे भावानुप्रवेश और महाभाव में पहुंचने की शैली अपनाते हैं और वैचारिक ऊहापोह उसके साथ निरंतर उनकी चलती है। चारों ही उपन्यासों में काम पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ का जो अनोखा सौंदर्य है, यह बाणभट्ट और कालिदास की रचनाओं के बाद और कुछ प्रसाद की रचनाओं के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में आया। शरतचंद्र के उपन्यासों में भी यह मोहक सौंदर्य आता है, काम भाव का जो मोहक सौंदर्य है। आधुनिक साहित्य की बड़ी पढ़त उनकी है और अनेक स्थानों पर शरतचंद्र का स्मरण हो आता है। यौन विकार का परिष्कार होकर के जो सौंदर्य रचा जाता है, वह काम को देवता के रूप में प्रस्तुत करने से वह सौंदर्य रचा जाता है, शरीर मंदिर हो जाता है। यही बाणभट्ट की आत्मकथा में अनुभव हजारी प्रसाद द्विवेदी देना चाहते हैं। बाणभट्ट वासुदेव की जिस मूर्ति को देखता है, वह वास्तव में कामदेव की मूर्ति है। उसके सामने बने हुए यंत्र में काम गायत्री लिखी हुई है। ये काम गायत्री पर चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विस्तार से जो यहाँ की है और उपनिषदों से काम गायत्री वे लेकर के आते हैं। उसको इतनी पवित्र, इतना वायवी और दिव्य बनाने का प्रयास आधुनिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलेगा। और सुचरिता के मुख से उपनिषद को उद्धृत करा देते हैं कि यह काम गायत्री है। आनंद से ही विधाता ने सृष्टि उत्पन्न की है, आनंद ही उसका उद्गम है, आनंद ही उसका लक्ष्य है। लीला के सिवाय इस सृष्टि का प्रयोजन क्या हो सकता है। इस पूरी दृष्टि को लेकर के और जिन नारी पात्रों की सृष्टि हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं, उनमें मातृत्व की जो पुकार है उनके भीतर,
उसके कारण वे अनोखे नारी पात्र रचे जाते हैं। बाणभट्ट के मुँह से कहलवाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरी मंडली की स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुखी थीं। बहुत छुटपन में ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हूँ। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक देवी शक्ति होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। यह स्त्री के को लेकर के जो दृष्टि है, इसमें न्यूनिया की रचना होती है। इसी दृष्टि से मोखरी सामंत के द्वारा अपहृत तुवर मिलिंद की कन्या भट्टिनी की रचना होती है, और भट्टिनी का उद्धार पूरे बाणभट्ट की आत्मकथा में जिस प्रकार से बाणभट्ट करता है, उसका एक माध्यम बन जाता है, और अपने आप को धन्य समझता है कि मैं भट्टिनी को बाहर निकाल लाया उस सामंतीय कारागार से, जहां पर की वासना का कीचड़ था। और उसमें फिर भुवन मोहिनी के रूप का दर्शन बाणभट्ट करते हैं। शक्ति और माया को उसमें देखते हैं। बार बार शाक्त दर्शन के अनुसार भुवन मोहिनी के अलग अलग रूप देखता है बाणभट्ट उनमें। तो क्या यही त्रिपुर सुंदरी का दक्षिण मुख है? दक्षिण मुख जिसमें करुणा की धारा प्रवाहित हो रही है, उसका अंकन करते हुए द्विवेदी जी बाणभट्ट के मुख से कहलवाते हैं। अनुराग की आभा उल्लसित हो रही है, इसमें स्नेह की स्निग्धता चमक रही है। आहा, भुवन मोहिनी का क्या यही वह रूप है जिसकी पूजा करने के लिए अवधूत गुरु ने मुझे इतना सिखाया था? यह बाणभट्ट की उधेड़ बुन नारी पात्रों को देखते हुए, इसमें कण कण में व्याप्त भुवन मोहिनी का जो दर्शन उनके अवधूत गुरु ने किया किया था, उसकी दृष्टि प्रतिफलित होती है। और अवधूत गुरु का उपदेश ग्रहण करके बाणभट्ट, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट है, वह इस भुवन मोहिनी की पूजा करता है और भुवन मोहिनी को बचा लेता है। वराह को डूब जाने देता है, जो वराह की मूर्ति है। ये सारे कथा प्रसंग हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा में। एक नारीवाद का दर्शन और उसकी जीवन पद्धति यहाँ पर निर्मित होती है। और भट्टिनी के सामने जो बाणभट्ट लाज से सिकुड़ा सिमटा सा रह जाता है, वह राजा हर्षवर्धन को और उनके अनुज महासंधि विग्रही कुमार कृष्णवर्धन को खरी खरी सुनाते से नहीं चूकता है। यह पात्र सृष्टि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो स्वयं के अपने आत्म प्रक्षेप हैं, उनसे उपजती है। और अंततः एक महाभाव, एक कीर्तनीय भाव रचा जाता है चारों ही उपन्यासों में आचार्य प्रसाद द्विवेदी के। और एक नया प्रारूप हिंदी के उपन्यास को दिया आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इन उपन्यासों के द्वारा। उपन्यास उन्होंने यद्यपि स्वयं कहा भी नहीं है, और कथा ही वे कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा को। कथा की विधा चली आ रही है, कादम्बरी कथा है। कथा में जिस प्रकार से एक कथा के भीतर दूसरी कथा, दूसरी के भीतर तीसरी गुथती चली जाती है, और फिर तीसरी से फिर दूसरी में, दूसरी से फिर पहली में पहुंचते हैं। इस तरह की यात्रा जो कादम्बरी में बाणभट्ट कराते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा में कराते हैं। जो कविता रची बसी है, वह आधुनिक उपन्यास में तो यह कविता इस प्रकार से नहीं आ सकती थी। वह रची जाती है चारों ही उपन्यासों में। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय उपन्यास के रूपबंध के बारे में यह कहा था, उनका ये उद्धरण में पढ़ रहा हूं। उपन्यास को काव्य के निकट रखने वाला पुराना ढांचा एक बार भी क्यों छोड़ा जाए? उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक गद्य प्रबंधों
जैसे कादम्बरी हर्षचरित्र के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई है। यूरोप उसे छोड़ रहा है, छोड़ दे। यह कुछ आवश्यक नहीं कि हम एकदम हर कदम उसी के पीछे चलें। यह हिंदी साहित्य का जो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, उसमें उन्होंने उन्होंने हिंदी उपन्यास का विवेचन करते हुए यह कहा है। तो यह चरितार्थ एक तरह से स्वतः हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में हो जाता है। इतना ही कहकर आज की इस चर्चा को मैं विराम देता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास इस दृष्टि से पुनः पठनीय है, और एक चर्चा जो विशेष रूप से रह गई है कि वे संस्कृत साहित्य की परंपराओं को गूंथते हैं, पुनर्विन्यस्त करते हैं, शैव और शाक्त दर्शनों को आज के समकाल में नया सम्मोहक रूप देकर के प्रस्तुत करते हैं, और उसके साथ अपने समय को वे गूंथते हैं और अपने आप को वे प्रक्षेपित करते हैं। उस पर फिर कभी चर्चा मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।